नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात कर रहे हैं योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के दिए संदेश की, उस संदेश की जिसे उसने जम्मू कश्मीर के डल लेक से दिया है। और वो संदेश है विधानसभा चुनाव के लिए लोकतांत्रिक माहौल खड़ा करने का। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के दरवाजे पर भी उन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए एक नई दस्तक दी है। दशकों से हिंदुस्तान के संवैधानिक अधिकार से वंचित रहे घाटी के लोगों में धारा 370 के खत्म होने के बाद भारत से जुड़ने का एहसास हो रहा है। भारत के लोकतंत्र का हिस्सा तो वो पहले भी थे, लेकिन धारा 370 ने उनकी आजादी के पंख को कुतर रखे थे। अब उनके सामने पूरा आसमान है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा संविधान है, कानून है, प्रधानमंत्री है, हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है। लोकसभा चुनाव में घाटी के लोगों ने जिस उत्साह से चुनाव में हिस्सा लिया, भारत के लोकतंत्र में अपनी आस्था जताई, वो बताता है कि घाटी हिंदुस्तान में घुलने को तैयार है और हिंदुस्तान घाटी का दिल जीतने को तैयार है। आज योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीर में जमहूरियत का फायदा सभी को मिले, इसके लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने धारा 370 के हटने के पहले की स्थिति की याद दिलाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के आरोप आप सबको जानते हैं। भ्रष्टाचार किस तरीके से पिछली सरकारों में होता था, इसका ध्यान भी उन्होंने दिलवाया। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र से जो पैसे आते थे वो जनता तक पहुंचने की बजाय राजनीतिक पार्टियों के आकाओं में बट जाया करते थे, लेकिन अब जनता के पाई पाई का हक जो है जनता तक पहुंच रहा है। अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता अपना नुमाइंदा चुने। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और अब घाटी के लोग अपने वोट से अपनी सरकार चुनेंगे। घाटी के लोग चुनाव में हिस्सा लेने को तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में क्या कश्मीर घाटी से बंदूक की जोर पर बाहर कर दिए गए कश्मीरी हिंदुओं को भी भाग लेने का हिस्सा मिलेगा? क्या जो लोग अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहने को मजबूर हो रहे हैं, क्या उन्हें भी इस चुनाव का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा? इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। जम्मू और कश्मीर के बाद हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी चुनाव कराने का माहौल बना पाएंगे, इसकी चुनौती भी सामने है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस के अवसर पर जिस मजबूती से घाटी के लोकतंत्र की बहाली और धारा 370 के खात्मे के बाद चुनाव कराने के संकेत दिए, वह स्वागत योग्य है। बीजेपी घाटी में होने वाले चुनाव में क्या करती है, कितनी सीटें जीतती है, कांग्रेस, एनसी या पीडीपी की क्या हिस्सेदारी होती है, यह उतना महत्व नहीं रखता जितना महत्व यह रखता है कि वहां 370 के खत्म होने के बाद चुनाव का होना कितना जरूरी था, लोगों का उसमें हिस्सा लेना कितना जरूरी था। मोदी सरकार और मोदी से सभी को अपनी अपनी उम्मीदें हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या कश्मीर में लोकतंत्र की पूर्ण बहाली चुनाव के बाद हो जाएगी? कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली, निर्वासित कश्मीर, कश्मीरी हिंदुओं की भूमिका क्या होगी, यह भी चर्चा करेंगे। और क्या घाटी में होने वाले चुनाव में हिंदुओं को भी मिलेगा मताधिकार? क्या कश्मीर के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी होगा हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहाल? करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा? इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। हाल ही जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। तो जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर जो है मोदी बाकी नहीं रखेंगे। और मोदी जो है, जिन्होंने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हमको संकल्प वासन, और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, कश्मीर के बाद जो है पीओके में भी जमहूरियत होगी, भारत का झंडा, भारत का लोकतंत्र वहां भी बुलंद होगा।
और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सुशील पंडित जी है, कश्मीरी पंडित है, और कर्नल शिवदान सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा वकार भट्टी हैं, नेता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, और मुन्ना खान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, और आलोक वत्सी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं वकार भट्टी साहब से करना चाहूँगा। वकार साहब, यदि आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी आ रही, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है वहाँ कश्मीर से, जो उन्होंने योग दिवस के अवसर पर जो कहा, और उससे पहले 370 हटने के बाद और आज इनके भाषण के बीच की स्थिति, क्या आपको लगती है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार, बीजेपी सरकार खासतौर पे वहाँ पर चुनाव नहीं करवाना चाहती है और इनडायरेक्टली वहाँ पर शासन करना चाहती है, क्या आपकी, चूंकि आप वहाँ पॉलिटिक्स में हैं और आपकी पार्टी वहाँ शायद चुनाव भी लड़े, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, आवाज़ मिल रही है, आवाज़ मिल रही है वकार साहब। क्या आपको लगता है कि अब जी, क्या आपको लगता है कि अब वहां पर चुनाव होने के रास्ते जो हैं साफ हो गए हैं, और ये फैसला जो प्रधानमंत्री मोदी का या केंद्र सरकार का है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं आज के बयान के संदर्भ में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल क्या बोला है। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव का मसला आया कि चुनाव और स्टेटहुड देंगे, वो हमारा हक है, वो हमारे पे एहसान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जुल्म किया है, ज्यादती की है कश्मीरियों के साथ, और वो कोई बड़ा एहसान नहीं हमारे पर कर रहे हैं कि हम उनको कोई फूलों के मालाओं डालें, हार डालें उनको। वो बात है। दूसरी बात ये है कि जो आपका न्यूज चैनल अभी कुछ दिखा रहा था, हमेशा एक चीज को दिखाता रहता है कि आतंकवाद। तो असली आतंकवाद क्या होता है, मैं आपको आपके न्यूज चैनल दर्शन न्यूज पे ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आखिर आतंकवादी है ना, तो इसी न्यूज चैनल का जो ओनर है सुरेश चौहान, वो है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे बंदे को पहले सूली पर लटका देना चाहिए। आप किस अधिकार से और किस सबूत के, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? किस आधार पे आप कह रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है? ऐसा कौन सी ऐसी बात है? वो सच बोलते हैं तो आप उन्हें आतंकवादी करते हैं, वो सच बोलते हैं तो आपको आपके दुश्मन लगते हैं। क्या आतंकवादी की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? आपकी नजर में पार्लियामेंट पे हमला करने वाला व्यक्ति आतंकवादी नहीं है। आपकी नजर में सुरेश चौहान के की सुपारी देने वाला व्यक्ति आतंकवादी नहीं है। आपकी नजर में मुंबई पर हमला करने वाला व्यक्ति आतंकवादी नहीं है, लेकिन इसका विरोध करने वाला सुरेश चौहान के आपकी नजर में आतंकवादी है। आप बात ही बकवास कर रहे हैं, तो आपकी बात क्या सुनना? अब बात ही बकवास कर रहे हैं, हटाओ यार इनको यहाँ से, बेतुकी बातें कर रहे हैं। आपको कश्मीर, अरे तू चंदागिरी मत कर, हटा यार इसको हटा। इसके संसद पे हमला करने वाला व्यक्ति, इसे आतंकवादी नहीं दिखता। इसे संसद पे हमला करने वाला आतंकवादी नहीं दिखता। इसे मुंबई पर हमला करने वाला व्यक्ति आतंकवादी नहीं दिखता। इन्हें सुरेश चौहान के में आतंकवादी दिखता है। जो उनकी सुपारी देता है वो इन्हें आतंकवादी नहीं लगता है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, और कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ है। मैं चाहूंगा शिवदान सिंह, अगर आपको मेरी आवाज हो रही है तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें इस पे। देखिए, ये बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है जी कि लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की आम जनता ने सिद्ध कर दिया है कि धारा 370 हटाना कितना अच्छा हुआ है। एक प्रकार से जम्मू कश्मीर को आजादी अब मिली है अगस्त 2019 में जी, क्योंकि 1947 में जब से धारा 370 लगी है, वहां पर वो अधिकार जम्मू कश्मीर की आम जनता को नहीं थे जो भारत के अन्य प्रदेश के जनता को थे। इसलिए ये जो वहां पर धारा 370 का दुरुपयोग हुआ रहा था, वहां पर सामंतशाही जो लोग थे, जिनको फ्यूडल एलिमेंट्स बोलते हैं, वो 370 का दुरुपयोग करके आम नागरिक को अधिकारों का हनन कर रहे थे। मगर अभी पहली बार जो चुनाव हुए लोकसभा के, वहां पर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वहां की जनता कितना ज्यादा खुश है और कितना ज्यादा भारत के साथ मुख्य धारा मिलकर के अपने आप को सुरक्षित पा रही है। और इस सब से पाकिस्तान में बैठे हुए एलिमेंट जो हैं, जो जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब रखना चाहते थे, वो नाखुश हैं और वो दोबारा से आतंकवाद को जीवित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अब घाटी के बाद में जम्मू और इस क्षेत्र को चुना है, जिसमें बार बार वो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। मगर भारत गृह मंत्री के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि भारत सरकार इस बचे कुछ आतंकवाद को, जो इन्होंने
घाटी के इस साइड में शुरू किया है, जम्मू साइड में, उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, जैसे घाटी के आतंकवाद को समाप्त किया था। बिल्कुल शिवदान सिंह, लेकिन एक सवाल जो है बार बार उठता है कि क्या ये चुनाव की तैयारियां हो रही है, लेकिन चुनाव में क्या जो हिंदू निर्वासित कर दिए गए थे जम्मू कश्मीर से, जो 90 के दशक में जो है वो बाहर चले आए थे, उनको बाहर आने पे मजबूर कर दिया गया था, वहां पर जेनोसाइड हुआ था, क्या ये जो चुनाव हो रहा, क्या उसमें उन हिंदुओं की भागीदारी हो पाएगी? ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। देखिए, मेरे हिसाब से ज्यादातर इनके जो कैंप हैं, इनका जम्मू के पास एक बहुत बड़ा कैंप है जो वहां से विस्थापित होकर आए हैं। इस तरह से जहां पर भी इनके कैंप्स हैं, कश्मीरी पंडितों को उनके क्षेत्र के हिसाब से उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए, उन्हें पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो किस कंडीशन में वहां से विस्थापित हुए हैं, मैं एज ए फौजी जान सकता हूं कि इतने अत्याचार उन पर किए गए हैं, और मैं उनके साथ पूरी सहानुभूति है। मेरा यहां भी कहना है भारत सरकार से कि इन्हें दोबारा वहां पर बसाया जाए, इनके लिए सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, और इनको दोबारा से इनके स्थानों में ले जाया जाए और वहां पर इनको बसाया जाए, और इनको मताधिकार का प्रयोग भी इनको पूरा पूरा मौका दिया जाना चाहिए। हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं, कश्मीरी पंडित हैं, इन मसलों को बहुत ही जोरदार तरीके से उठाते रहते हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे। सुशील जी, स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया कि चुनाव वहाँ पर जल्द होंगे, तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, क्या आपको उम्मीद है कि वहाँ पर जो आपके अधिकार हैं, जो हिंदुओं का मताधिकार है, वो भी उन्हें मिलेगा, वो भी मतदान में हिस्सा ले पाएंगे, लोकतंत्र के इस महापर्व को एंजॉय कर पाएंगे? मुकेश जी नमस्कार, आपको भी और मेरे साथी जो वक्ता हैं इस कार्यक्रम में, उन्हें और आपके दर्शकों को थैंक यू इस चर्चा में शामिल करने के लिए धन्यवाद। मैं कम से कम चुनाव को लेकर के जो उत्साह जतलाया जा रहा है उसमें भागीदार नहीं हो सकता। अगर आप अभी लोकसभा का चुनाव देखें, उसके नतीजे देखें, आप पाएंगे कि चुनाव अब एक सवारी बन गया है जिहाद की, और जिहादियों के पक्ष में खड़े होने वाले लोग चुन करके आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने व्यवस्था को ठीक किए बिना लोकतंत्र का ढंढोरा पीटने के लिए वहां आनन फानन चुनाव करवाने तय किए हैं, और इन चुनावों से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ेंगी। इन चुनावों से ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो व्यवस्था के भीतर से फिर इस व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहेंगे, और जो हो रहा है। आज तक व्यवस्था को भीतर से ध्वस्त करने वाले, जिन्हें आप मुख्य धारा के राजनीतिक दल कहते हैं, वो आते थे जो बातें बनाते थे बाहर कुछ और अंदर करते थे कुछ। लेकिन अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो भीतर बाहर एक ही बात करते हैं और सीधे सीधे जिहाद की बात करते हैं। इंजीनियर रशीद जैसे लोग उनमें हैं। बिल्कुल। तो जब तक आप व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तो चुनावों से जो नतीजे निकलेंगे वो भयावह होंगे, जो लोकतंत्र के लिए, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, हमारे सुरक्षा तंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होंगे। और केवल लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने के लिए अगर आप ये चुनाव करवाना चाह रहे हैं तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, बड़ा गंभीर सवाल है। बिल्कुल, आज भी कश्मीर के चप्पे चप्पे पर हथियार हैं। इस कश्मीर से 1.25 लाख से ज्यादा कलाशनिकोव बरामद की गई हैं। इस कश्मीर में पिछले 3 साल से ये कहा जा रहा है कि अब केवल 250 बचे हैं, 300 बचे हैं, 250 बचे हैं, 300 बचे हैं। हर साल सैकड़ों मारने के बाद भी 250 बचे हैं, 300 बचे हैं। मानो वो आकर के अपनी हाजिरी लगाते हो किसी रजिस्टर पर, बताते हो कि मैं यहां हूं और बच गया हूं। ये पाखंड और ये मजाक की बात बन गई है। इस समय इतनी मात्रा में ये असला और इस तरह की विचारधारा, इस तरह की मानसिकता है, उन्होंने केवल रणनीति बदली है। आप जिहाद से लड़ने का जो मयार है, जो स्टैंडर्ड है, जो क्राइटेरिया है, वो ये इससे नहीं तय कर सकते कि पत्थरबाजी अब कितनी हो रही है और कितनी नहीं हो रही है, हड़ताल कितनी हो रही है और नहीं हो रही है, रास्ते में यातायात कितना चल रहा है, स्कूल कॉलेज लग रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। अगर इसी योग दिवस के लिए प्रधानमंत्री को चप्पे चप्पे पर सुरक्षा करवानी पड़ी
इसी श्री अमरनाथ यात्रा के लिए संगीनों के साए में हजारों तीर्थयात्रियों को चलना पड़ा। इसी जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रा पर निकले हुए लोगों को गोलियों की बौछार से छलनी होना पड़ा। तो फिर ये कौन सा सामान्य कश्मीर है जिसमें तो ये आपके चुनाव हिसाब से होने जा सुशील रहे जी, हैं? ये हड़बड़ी में उठाया गया कदम है, जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, अभी इंतजार करना चाहिए, अभी चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए? देखिए, इंतजार भी तभी करें जब व्यवस्था को ठीक करने के कारगर कदम उठाए जाएं। 5 साल आपने क्या किया? देखिए, जब से 370 हटाया गया है, मुझे बताइए कितने मदरसे आपने बंद किए, कितने लोगों पर मुकदमा चलाया, कितने लोगों को सजा दी? आपने आज तक हजारों एफआईआर्स पर जो मुकदमे लंबित पड़े हैं, न्याय प्रक्रिया शिथिल पड़ी है, मरणासन्न है, उसमें क्या जान फूकी? मुझे एक भी पीड़ित जनसंहार से, नरसंहार से पीड़ित व्यक्ति को आज तक न्याय मिलता दिखाई नहीं पड़ा है पिछले 35 सालों में। बिल्कुल। तो जो खुले घूम रहे हैं, छुट्टे घूम रहे हैं, ऐसी कितनी मस्जिदों पर आपने निगरानी बढ़ाई, वहां के खुतबों पर आपने रिकॉर्डिंग सुनी, वहां के मौलवियों को आपने आगाह किया कि अब ये सब नहीं चलेगा? ये कितना किया? कुछ नहीं, जीरो, निल बटा सन्नाटा। तो ऐसे में आपको क्या, आप और कितना इंतजार करके क्या अपेक्षा रखेंगे इस व्यवस्था से? नहीं, जो बात आप कह रहे हैं सुशील जी, मुझे नहीं लगता कि सरकार अगर इसने इस तरीके का कदम अगर उठा रही है, इतना बड़ा कदम उठा रही है, तो अपने तरीके से तो कुछ किया ही होगा। और सब चीज़ सार्वजनिक नहीं की जाती है, सब अपने स्तर पे सरकार ने किया है। हम, मुझे और आपको हो सकता नहीं पता, लेकिन सरकार अगर चुनाव कराने का सोच रही है तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ रिपोर्ट तो उनके पास होगी ना। मुकेश जी, जो किया है वो तो हमारे सामने है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें घाटी की इन्होंने खुली छोड़ दी, चुनाव नहीं लड़ा। वहां के जो राष्ट्रवादी देशभक्त वोटर हैं और इनके कार्यकर्ता हैं, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। ये किया इन्होंने, जो साफ दिख रहा है। ठीक है, मुन्ना खान हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मुन्ना खान जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मुन्ना खान अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ वत्सी है, आलोक वत्सी। आलोक जी, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है हड़बड़ी में उठाया गया कदम है? जो कश्मीरी पंडित हमारे साथ जुड़े हुए, सुशील पंडित जी एक्टिविस्ट है और इन मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं बड़े गंभीर बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इनकी भावनाओं का, सुशील पंडित जी की भावनाओं का कदर करता हूँ। ये कश्मीर के रग रग से वाकिफ हैं, इनका दर्द और पीड़ा भी समझता हूँ। लेकिन इस तरीके का कश्मीर था और जो कश्मीर आज है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आजकल 370 हटाने के बाद जिस तरीके का माहौल वहां बना और पत्थरबाजी जो दिन रात सरेआम हो रही थी, उस पर जो कंट्रोल हुआ और जो भी हमारे आतंकवादी थे, इस तरीके से उनको कर्टेल किया गया। ठीक है, मैंने ये नहीं मानता कि अभी आतंकवादी खत्म हो गए हैं, बार बार वो वारदात करते हैं, लेकिन वारदातों में कमी आई है और वहां पर चौमुखी विकास की तरफ अग्रसर हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, पीएम सड़क योजना के तहत 5300 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में 13,072 करोड़ की एमओयू साइन हुए। जन आरोग्य केंद्र के लिए 176 करोड़ स्वीकृत हुआ। 1,32,000 घर पीएम आवास योजना के तहत वहां लोगों को मिले। तो क्या ये सब नहीं? ठीक है, ये सब सारी चीजें, लेकिन ये सब देने के बावजूद जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए था, क्या वो रिटर्न? भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया, ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स है कि आने वाले ठीक समय है, में। सुशील जी मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बातों को सुनकर सुशील जी मुस्कुरा रहे हैं, बोलेंगे, मैं उनके पास वापस जाऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुशील जी से मुस्कुराने का राज पूछेंगे, आखिर क्या बोलना चाहते हैं। जाइएगा कहीं नहीं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि कश्मीर टू पीओके संकल्प आसन, आज योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर चुनाव कराने के संकेत दिए और कहा कि वहां सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन सुशील पंडित जी ऐसा नहीं मानते, उनके अपने विचारों में जाएंगे। एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे और सुशील पंडित जी के पास जाने से पहले एक बार मैं कर्नल शिवदान सिंह जी के पास जाना चाहूँगा। शिवदान जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? कर्नल साहब, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? मिल रही है साहब, मिल रही है। कर्नल साहब, मैं एक बार जाना चाहूँ, कश्मीर में चुनाव कराने की बात जो हो रही है, सुशील पंडित जी अपनी बात कह रहे हैं, आलोक वत्स जी की अपनी बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव से आगे क्या कश्मीर में चुनाव, कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली
या कश्मीर में हालात सामान्य हो जाने के बाद क्या अगली बार पीओके की बारी है? देखिए, पीओके में जो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन हुए हैं कुछ समय पहले, वो सिद्ध करते हैं कि पीओके में संदेश जा चुका है कि जम्मू कश्मीर की जो हालात हैं वो हमसे बहुत बेहतर हैं और वहां पर सामान्य स्थिति स्थापित हो चुकी है धारा 370 हटने के बाद में। तो पीओके की जनता स्वयं जम्मू कश्मीर में विलय होना चाहेगी और ये दिन दूर नहीं है जब हम देखेंगे कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में एक हो चुका है। और इसके लिए भारत सरकार दृढ़ संकल्प है कि पीओके को भारत में मिलाना है। और सबसे पहले तो यही होगा, जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों ने स्वयं बांग्लादेश निर्माण के लिए बोला और अलग हो गए, उसी प्रकार से पीओके की जनता स्वयं पाकिस्तान से अलग होकर के जम्मू कश्मीर में अपने आप को विलय करेगी। ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मैंने 71 की लड़ाई के टाइम पर बांग्लादेश की जनता के हालात देखे थे और वही हालात अब मैं देख रहा हूँ पाक अधिकृत कश्मीर में भी चल रहे हैं। और जल्दी से जल्दी कि अब ये दिन आने वाला है कि जब जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर हमारे जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और जो सुशील जी कह रहे हैं कि वहां के हालात अभी तक सुधरे नहीं है, ये स्लीपिंग एजेंट जो हैं, जो आतंकवाद के जो स्लीपिंग एजेंट जो घाटी में रह गए हैं, वो एक तरह से माफिया डॉन की तरह लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मगर वो दिन दूर नहीं है, उनको शीघ्र से शीघ्र उनको भी समाप्त किया जाएगा। और ये प्रजातांत्रिक सरकार है भारत सरकार, ये प्रजातांत्रिक तरीकों से चलनी चाहती है। यदि इन्होंने सख्ती दिखाई होती तो ये संदेश जाता पूरे विश्व में कि भारत सरकार जम्मू कश्मीरी के लोगों के साथ में जाति बरत रही है। तो लेकिन कर्नल साहब, एक जो बात सुशील पंडित जी ने कही है वो बड़ा गंभीर। उन्होंने कहा कि अभी अगर चुनाव होते हैं तो चुन के वही लोग आएंगे जिनसे आपकी लड़ाई है, और एक तरीके से वहां की डेमोक्रेसी, वहां की सरकार, वहां के सिस्टम पे फिर से आप अधिकृत रूप से आप उनको दे देंगे, उनका कब्जा हो जाएगा। तो उनको इससे अलग करने का क्या तरीका? अभी अगर चुनाव कराते तो उनको वो चुनाव में हिस्सा नहीं लें, उस तरीके के लोग चुन करके नहीं आए, इसके लिए आप क्या करेंगे? इंजीनियर रशीद का उदाहरण दिया है, बिल्कुल ये आई ओपनर है हमारे लिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। और जितने भी ये चिन्हित आतंकवादी हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, उनके साथ कानूनी प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र वहां होनी चाहिए और उन्हें इस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया में उनके खिलाफ केस दायर होने चाहिए जिससे वो चुनावों में हिस्सा ना ले सके। ऐसे लोगों को चुनावों से दूर रखने के लिए शीघ्र। लेकिन ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे, ऐसे लोगों को अलग कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनके खिलाफ केस करके उनको सजाएं दी जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये जो कैसे लोगों की पहचान कैसे हो, ऐसे लोगों को सिस्टम से अलग कैसे किया जाए, ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है। मैं सुशील जी के पास जाना चाहूँगा। सुशील जी, क्या आप जो कश्मीर देखना चाहते हैं या आपके ख्यालों का जो कश्मीर है, क्या आपको लगता है कि वहां तक जाने का रास्ता भी इसी गली से होकर के है? बिना चुनाव कराए, बिना लोकतंत्र बहाल किए पूरी तरीके से आप उस जगह पे नहीं जा सकते जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं? देखिए, चुनाव एक स्वस्थ लोकतंत्र में हो तो समझ में आता है। यदि चुनाव के लिए जनसभाएं आपको बंद कमरे में करने की मजबूरी पड़े, अगर एक एक प्रत्याशी के पीछे बीसियों सुरक्षा कर्मी उसको घेरे में लेकर चलें और फिर चुनाव अभियान हो, जहां पर वोट डालने वाले इस दहशत में वोट डालें या न डालें कि क्या नतीजा निकलेगा, तो फिर ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का मजाक है, भौंडा मजाक है। आज आपने देखा बारामूला से लोकसभा के चुनाव में वो इंजीनियर रशीद चुन करके आया है जो इस वक्त सलाखों के पीछे है और टेरर फंडिंग के केस में नामजद है। वो बिना लड़े, बिना चुनाव क्षेत्र में गए चुनाव जीत जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि नीचे जमीन पर वस्तुस्थिति क्या है। और जो कह रहे हैं कि हमने कमाल कर दिया कश्मीर में, हमने तो स्वर्ग बना दिया उसको, हमने पत्थरबाजी रोक दी, हमने भर भर के टूरिस्ट भेज दिए, हमने विकास की दूध गंगा बहा दी, वहां पर
ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो करने लायक हो। वो लोग वहां चुनाव मैदान में नहीं, कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया मतदान हुआ, तो उस मतदान का लाभ लेने के लिए आप वहां क्यों नहीं थे? जमीन पर आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? इतनी बड़ी विडंबना है। जो गीत गा रहे हैं कि वहां पे आशातीत मतदान हुआ है और उस मतदान में एक भी मत लेने के लिए आपका प्रत्याशी नहीं है, इसका क्या जवाब है जी? आप तब तो चुनाव लड़ते थे जब आपने ऐसा कुछ नहीं किया था कश्मीर में। लेकिन सुशील जी एक आज कश्मीर की कायाकल्प हो गई है, लेकिन तो आप सुशील चुनाव जी नहीं लड़ रहे हैं। सुशील जी एक कहावत है कि कभी कभी रेस में छलांग लंबी लगाने के लिए 2-4 कदम पीछे जाना पड़ता है। आपको पीछे भी आना हाँ। पड़ता है, और लोहा ही लोहा जब को आप काटता है। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? जब तक आप इस रास्ते को नहीं चुनेंगे, जब तक आप चुनाव नहीं कराएंगे, तब तक वहां पर रास्ता निकलेगा कैसे? आपकी बात 5 बिल्कुल सही है, साल मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे लगा सॉल्यूशन क्या है इसका? नहीं, सॉल्यूशन है। देखिए, केवल विधानसभा के चुनाव करा देने से आपका लोकतंत्र बहाल हो जाता हो, ये सच नहीं है। आप वहां पंचायत के चुनाव कराइए। आपने अभी लोकसभा का चुनाव कराया, क्या इससे लोकतंत्र बहाल नहीं हुआ? जब तक वहां पर केंद्र का सीधा शासन और हस्तक्षेप है, तो वो घटनाएं नहीं घटेंगी जो घटती आ रही थी दशकों से। कम से कम उनमें कमी आएगी। जैसे ही आपने ये सत्ता पुनः उन्हीं लोगों के हाथ में छोड़ दी जो आज के राजनीतिक बेरोजगार हैं, वो उस व्यवस्था के भीतर घुसकर वही तांडव करेंगे जिसके वो आदी हैं। ये बात वहां पे सड़क पे चलने वाला सामान्य व्यक्ति भी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आप एक दिखावे मात्र के लिए, दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने के लिए कि हमने चुनाव करा लिए, उस क्षेत्र को जोखिम में डालने चले हैं। लेकिन सुशील जी मैं थोड़ा डिफर करूंगा आपकी इस बात से। 370 के पहले वहां पर सत्ता जिनके हाथों में थी, केंद्र का डायरेक्ट उतना हस्तक्षेप नहीं था, बहुत सारे कानून वहां पर लागू नहीं होते थे। लेकिन अब अगर उस तरीके की बातें होती तो राष्ट्रपति शासन तो कभी भी लगाया जा सकता है, सत्ता कभी भी अपने हाथ में ली जा सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने चुनाव करके वहां पर सब चीज अपने हाथ में ले लिया तो आपसे वापस नहीं ली जा सकती। केंद्र के पास तो अधिकार हमेशा है। मुकेश जी, आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती थी, ठीक है? नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केंद्र सरकार, केंद्र में किसी की भी सरकार हो। नहीं, मैं लेकिन इस समय केंद्र में उस पार्टी की सरकार है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती थी जी। कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा लिए इन्होंने? वहां पे तो ऐसी कोई बाधा नहीं थी कि विधानसभा है, उसका सत्र पूरा नहीं हुआ है, उसको एक साथ कराने में यही दिक्कत थी कि जमीन पर स्थितियां ठीक नहीं है। नहीं, ये तो सब देखिए सुशील जी, ये तो सब हम भी जान रहे हैं, आप हमसे थोड़ा बेहतर जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है। लेकिन वहां स्थिति सामान्य हो, उसके लिए रास्ता क्या है? रास्ता तो यही है ना, इसी गली से जाना पड़ेगा आपको, यही कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चुनाव करने से पहले चुनाव लायक जमीन तैयार करने का एक रास्ता होता है। उस रास्ते पर चलने में आपको अड़चन है। आप वहां कैसो और कैडो नहीं लगाना चाहते हैं। आपने सड़कों से बंकर हटा लिए हैं निगरानी के। आप वहां पर जामा तलाशी शिनाख्त नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको दिल जीतने हैं। इसके लिए सुरक्षा तंत्र को ढीला छोड़ दिया गया है। इसलिए लोग जेब में छोटे हथियार लेकर आसानी से आ जा सकते हैं, टारगेटेड किलिंग कर सकते हैं। इस सब पर रोक कब लगेगी? पहले ये सब कीजिए, वहां की हवा दुरुस्त कीजिए। बिल्कुल, हवा दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। आलोक वत्स जी सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बात को। आलोक जी क्या कहेंगे आप? पहले हवा दुरुस्त करने की जरूरत है। जो भी बातें पंडित जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि वो वहां पर रमे हुए हैं, वहां पर पल बस रहे हैं और उनको वहां की जमीनी हकीकत से एक एक चीज से वाकिफ है। लेकिन फिर मैं सुशील जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आप वो दुरुस्त करने की जो कवायद कह रहे हैं, तो वहां हमने एलजी को तो बहाल कर रखा है और एलजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। वहां पर जिस तरीके की माहौल थी और जिस तरीके का माहौल अब है, शायद सुशील जी भी इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत जमीन आसमान का अंतर आया है। लेकिन अभी भी कमियां हैं, आतंकवादी अभी भी हैं, आतंकी घटनाएं अभी भी हो रही हैं। लेकिन एक बार जब इसकी तरफ आगे बढ़ते, धीरे धीरे हम आने वाले भविष्य में इन सारी चीजों का समावेश निराकरण हो जाएगा। इतना मैं सुशील जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई बख्शा नहीं जाएगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी, इस बात के लिए वो निश्चित रहें। और
थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चीजों को देखें। बिल्कुल नकारात्मक सोच से अगर चीजों को देखेंगे तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल नकारात्मक नहीं है। देखिए, जो आदमी चीज़ों को देखता है नज़दीक से, उन्हें वो चीज़ें अपने तरीके से देखनी होती है। और आप जो देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, वो हमें दूसरी चीज़ें दिखती है। एक चीज़ मैं आलोक जी कहूँगा, क्या चुनाव वहाँ पर कराने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है? जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या विधानसभा में पार्टिसिपेट करेंगी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगी। जमहूरियत को बहाल करना है और पुरजोर ढंग से बहाल करना है। कुछ आहुतियां होंगी, कुछ बलिदान होंगे, लेकिन जमहूरियत बहाल होगा और चीजें स्वस्थ होंगी और स्वस्थ परंपरा को लेकर आगे बढ़ेंगी। और पीओके में जिस तरीके का त्राही-माम मचा हुआ है, वो दिन दूर नहीं है जब पीओके भारत का अभिन्न अंग होगा। वहां के लोगों के अंदर एक चाह है, उनके अंदर एक सोच है, उनके अंदर एक दिली ख्वाहिश है कि वो भारत का अभिन्न अंग बनकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने। मैं सुशील पंडित जी, आपसे पीओके पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। क्या आपको लगता है कि पीओके को भारत में मिलाने का ये समय है, ये सही समय है? मुकेश जी, आपने और आलोक वत्स जी ने जो कहा, मैंने उसको बहुत ध्यान से सुना जी। आलोक जी की एक विवशता है कि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्हें पार्टी के हित में और पार्टी के पक्ष में बात कहने, लीपापोती करने, तथ्यों को किनारे करने और मुझे सकारात्मक सोच की नसीहत देने की मजबूरी है। मैं वो समझ सकता हूं और मुझे उनसे इस विषय में सहानुभूति भी है। लेकिन अरे सुनो, देश पार्टी से ऊपर होता है। देश का हित, राष्ट्र का हित राजनीतिक हितों से ऊपर आंका जाना चाहिए। हम उस पीओके की बात कर रहे हैं जो सीमा के उस तरफ है, एलओसी के उस तरफ है। अभी एलओसी के इस तरफ हमसे संभल नहीं रहा है। एलओसी के इस तरफ भाजपा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। एलओसी के इस तरफ वारदातें हो रही हैं। कोई मंत्री, प्रधानमंत्री जाए तो चप्पे चप्पे की छानबीन करके उसे निरापद करना पड़ता है, उसके बाद वहां कोई कार्यक्रम हो पाता है। ऐसे में जब अपना संभल नहीं रहा है तो उस हिस्से पर आंखें गड़ाने का क्या लाभ है जहां पर एक भी हिंदू सिख बचा नहीं है। पीओके में एक भी फंक्शनल टेंपल नहीं है, मंदिर नहीं है। बिल्कुल। वहां से पूरी तरह जनसांख्यिकी जो डेमोग्राफी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। आप अपने क्षेत्र की डेमोग्राफी का संतुलन वापस बहाल करने असमर्थ हैं। 35 साल से वहां पर आप वहां के निवासी हिंदुओं को वापस नहीं ले जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है आपकी। आज तक आप शरणार्थी कैंप चलाने के लिए मजबूर हैं। वहां के हिंदू कर्मचारियों को कांटेदार बाड़े में रखने के लिए मजबूर हैं। उनके आसपास सशस्त्र पुलिस का घेरा रहता है हमेशा। ये वहां के सरकारी, उन हिंदू सरकारी कर्मचारियों का हाल है जिनको नौकरियों का झांसा देकर आप ले गए क्योंकि उनकी आर्थिक मजबूरियां थी। आए दिन वहां पर वो सॉफ्ट टारगेट्स की तरह मार दिए जाते हैं। जब मन आता है, जैसे मन आता है, जहां मन करता है, मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो जो आपके मुंह में निवाला है उसे तो आप चबा नहीं पा रहे, निगल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ दूर थाली में रखा निवाला है, उस पर आप आंखें गड़ाए बैठे। शायद वहां तक जाने का रास्ता इस चुनाव से ही निकले। मैं तो जरा पॉजिटिव हूं इस मामले में। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आपकी बातें मैं तार्किक रूप से आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक ग्राउंड जो तैयार किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, हमें उससे भी देखना चाहिए। और वो भी जो है, चूंकि मुझे लग रहा है कि आपने जो रास्ता बताया है वो रास्ता अलग है और जो प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं उनका रास्ता अलग है। लेकिन दोनों आदमी चाहते यही हैं कि कश्मीर में फिर से जो है शांति बहाल हो, फिर से वहाँ पर जो हिंदू वहाँ से निर्वासित कर दिए गए फिर से वापस आए और वहाँ जो डेमोग्राफी चेंज हो गई है हिंदुओं के वापस जाने से, फिर से वो डेमोग्राफी वापस आए, हिंदुओं को उनका हक मिले, हिंदुओं को मताधिकार मिले, फिर से उन्हें उनकी ज़मीन मिले, उनका घर मिले। मैं इसी उम्मीद के साथ आज का यह प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल शिवदान सिंह जी आपका, आलोक वत्स जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपनी साझेदारी की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कश्मीर से पीओके का रास्ता जाता है और कश्मीर को सामान्य चुनाव कराने के लिए वहाँ पर स्थिति जब तक सामान्य नहीं हो जाती है तब तक चुनाव कराना वहाँ पर
आसान नहीं होगा, ये चुनौती तो है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकेत दिए हैं आज, वो संकेत हैं कि वहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे, जल्द कराए जाएंगे, और अगर चुनाव होंगे तो वहाँ पर स्थिति भी सामान्य होगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता देश में कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ अशांति रहे और वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर किसी के हाथ का खिलौना बन के रह जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।